देखिए सिचुएशन ये है कि एक वायर दे रखा है, उसकी लेंथ एल है, उसका एरिया ए है, तो उसका रेजिस्टेंस होगा आर बराबर रो एल अपॉन ए। अब मैं यदि इसको खींच रहा हूं, इट इज स्ट्रेच ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। क्या लिखा है मैंने? इट इज स्ट्रेच्ड ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो जो नई लेंथ होगी वो होगी 2l। लेकिन इस केस में क्योंकि हम खींच रहे हैं तो केवल लेंथ नहीं बढ़ेगी, सोचिए साइड इफेक्ट इसका क्या होगा कि एरिया भी चेंज हो जाएगा और एरिया हो जाएगा हाफ। अब मैं यहाँ पे एक टेक्निकली एक बात बताऊं तो मैथ के बच्चे में, मैथ का जो दिमाग रखते हैं उनके दिमाग में खुराफात या क्वेश्चन आएगा, सर लेंथ डबल हो गई, ये तो सवाल में दे रखा है, एरिया हाफ क्यों होगा? घटेगा ये बात मान सकते हैं, हाफ क्यों होगा? क्यों, डायमीटर भी तो हाफ हो सकता है। सोचना, मेरा क्वेश्चन सुनना, सर आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि लेंथ बढ़ने पर, लेंथ दुगनी होने पर एरिया आधा होगा? आप ये भी तो हो सकता है कि डायमीटर आधा हो। क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? हालांकि कई लोगों ने फ्लैश कर दिया कि एरिया आधा हो जाएगा। क्यों भाई, ये चीज दिमाग में कैसे आई? एरिया आधा हो जाएगा, डायमीटर या रेडियस भी तो आधी हो सकती है। तो टेंशन मत लीजिए, हमारे पास फुल लॉजिक है। हाँ नमन, वेरी गुड, हमारे पास लॉजिक क्या है, ठीक है। वैसे तो आप याद कर लेना कि जितना फैक्टर लेंथ बढ़ती है उतना फैक्टर एरिया घटता है, ये याद करो। लेकिन मैं बता रहा हूं, देखिए बेटा, सिंस इस पूरी स्ट्रेचिंग के दौरान, अच्छा एक मिनट, इसका एरिया ए डैश है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा गौर से सुनना, एल पर डैश आ जाएगा, एरिया पर डैश आ जाएगा, इसलिए रेजिस्टेंस डैश हो जाएगा। पहले इतनी बात समझिए, इसका रेजिस्टेंस रो एल अपॉन है, इसका रेजिस्टेंस एल डैश, रो एल डैश ए डैश। और रो पर डैश आएगा या नहीं आएगा ये बताओ मुझे? रो पर डैश नहीं आएगा, रो पर डैश नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये है रेजिस्टिविटी, याद करो डीएनए, ये जो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टिविटी चेंज होती है दो वजह से, रेजिस्टिविटी दो वजह से चेंज हो सकती है, वो दोनों ही वजह यहां नहीं चेंज हुई, याद है ना? कौन सी दो वजह है हर्षिता? एक तो बता दिया आपने, जी हाँ, एक मटेरियल और एक टेम्परेचर। ना तो ये मटेरियल और टेम्परेचर ही चेंज कर सकता है, तो ना तो मटेरियल चेंज हो रहा है यहाँ पे, ना टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मली यदि कॉपर को मैं खींच दूं तो डेंसिटी नहीं चेंज होती, मास डेंसिटी। खींचातानी करने से डेंसिटी नहीं चेंज होती ना, जब खींचातानी करते हो तो किसी को, तो वैसे ही खींचातानी करने से रेजिस्टिविटी नहीं चेंज होती। इवन ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो कई बार आपको नोट्स में मिलेगा, शीट में। वो ये बोलता है कंफ्यूज करने के लिए, वायर हमने दोगुना तीन गुना खींच दिया, तो बताइए नई और पुरानी रेजिस्टिविटी का रेशियो क्या होगा? बताइए, इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पुरानी और नई रेजिस्टिविटी का रेशियो बताइए। पुरानी और नई रेजिस्टिविटी का रेशियो, ये दोनों सेम रहेंगी तो 1:1 रहेगा। ये सेम रहेंगी रेजिस्टिविटी, इसीलिए रेशियो 1:1 रहेगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा, ये दो, होप की समझ में आ गया होगा। ऐसे नहीं चेंज होती रेजिस्टिविटी, या तो मेटेरियली चेंज करो या टेम्परेचर चेंज करो ना, वो दोनों ही। और सुनो, यदि टेम्परेचर में उंगली नहीं करी है सवाल में, तो आप भी उंगली नहीं करोगे कि मेरी चाची की मूछें होती तो मैं चाचा कहता। जब सवाल में टेम्परेचर का मुद्दा नहीं उठाया तो आप क्यों उठाओगे? ठीक है, तो इसलिए मैंने एल पर डैश, ए पर डैश लगाया, रो पर डैश नहीं लगाया। तो चलिए बेटा देखते हैं, सिंस इस पूरे प्रोसीजर के दौरान वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा ना, क्योंकि वॉल्यूम बचपन में सवाल करते थे 9th में और 10th में मेंसुरेशन के। बताओ कौन से सवाल करते थे कि यदि एक सिलेंडर को पिघला के स्फीयर बना दिया, एक सिलेंडर को मेल्ट करके, पिघला के मेल्ट करके आपने स्फीयर बना दिया, तो बताइए स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा? तो आप क्या करते थे, इस पूरे मेंसुरेशन में वॉल्यूम सेम रहा ना, सिलेंडर को पिघला के स्फीयर बनाओगे, वॉल्यूम तो वही रहा। अब वायर को खींच लो, हम लोग खींचातानी कर लो, वॉल्यूम तो इक्वल रहेगा ना। तो बताइए इसका वॉल्यूम, इसका मतलब ए इंटू एल, इसका वॉल्यूम में एरिया इंटू लेंथ। याद करो, अब तो आदत डल गई होगी ना, एरिया में लेंथ का मल्टीप्लाई कर दो तो ये वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, यानी इनिशियल वॉल्यूम है ए इंटू एल और फाइनल वॉल्यूम है ए डैश एल डैश। देखो, क्योंकि इसका एरिया ए डैश है, इसकी लेंथ एल डैश है, ये समझ में आ गया? तो यहां से ये रेशियो आप याद कर लीजिए, एल डैश अपॉन एल, ए अपॉन ए डैश, मतलब लेंथ का रेशियो एरिया के इनवर्स रेशियो में चल रहा है। लेंथ में एल डैश ऊपर है, लेकिन यहां एरिया में ए डैश नीचे है, ये रिवर्स रेशियो में चलते हैं। देखो एल डैश अपॉन अपने आप ही आ गया, ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको नाम दे दिया एन से, इस वैल्यू को मैंने एन नाम दे दिया, इमेजिन करो, इस रेशियो को नाम एन दे दिया।
सपोज करो फिलहाल इस क्वेश्चन में, फिलहाल जो हम क्वेश्चन को टारगेट किए हुए हैं, एज बताइए एल डैश की वैल्यू ट्वाइस ऑफ एल है या नहीं? जो हम सवाल टारगेट किए हुए हैं उसमें तो एल डैश की वैल्यू ट्वाइस ऑफ एल दे रखी है ना, तो एल डैश अपॉन एल कितना हो गया? 2। एल डैश अपॉन एल है ना, तो इसका मतलब बताइए एल डैश अपॉन एल 2 है, तो ए अपॉन ए डैश कितना आ गया? वो भी 2 आ गया ना भैया। जो एल डैश अपॉन एल होगा वो ए अपॉन ए डैश होगा। तो यहां से एक चीज देखिए, ए डैश ए बाई 2 हो गया है। ये चीज मेरे अभी यहां बताने की नहीं थी, फिर भी बता रहा हूं, गौर से देखिए इसका क्या मतलब है कि जो नया एरिया है वो पुराने एरिया का आधा हो गया, यानी लेंथ के दुगना करने पर एरिया पर असर गया आधा होने का। डायमीटर भी कम हो रहा होगा, डायमीटर भी कम हो रहा होगा, लेकिन ये मैथमेटिक्स ऐसी है कि लेंथ जितना फैक्टर बढ़ाओगे, देखो लेंथ जितना फैक्टर बढ़ाओगे एरिया उतने ही फैक्टर चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो एल डैश अपॉन एल है वही ए अपॉन ए डैश आया। फिलहाल ये बात आप समझ गए होंगे। यानी यदि सवाल कोई मैं ऐसा कराऊं कि ये 3 गुना लेंथ कर दी, तो फिर इतना सब टाइम बचा सकते हो आप अपना पेपर में कि लेंथ 3 गुना हो गई तो एरिया 1/3 हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करें? स्टार्ट तो हो चुका। तो ये देखिए बेटा, मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है ना, देयरफॉर डिवाइडिंग आर डैश को आर से डिवाइड कर रहा हूं। आर डैश माने नया रेजिस्टेंस, आर माने पुराना, खींचने के बाद, खींचने से पहले। तो बेटा जब आप डिवाइड करोगे रो से रो कट जाएगा, एल डैश अपॉन एल बचेगा, ए अपॉन ए डैश आ जाएगा। बोलो भाई, जब आप इसे डिवाइड करोगे, इतने तो कंजड़े नहीं हो ना, इतने तो कंजड़े नहीं हो। जब डिवाइड करोगे रो से रो कट गया, एल डैश अपॉन एल और ए अपॉन ए डैश। अब आप एक चीज देखिए, यानी आर डैश अपॉन आर इक्वल टू, बताइए ये कितना दे रखा है रेशियो? 2 इंटू ये 2 है ना, चेक करो, एल डैश अपॉन एल 2 और ए अपॉन ए डैश कितना है? ये भी वही आएगा। बेटा ध्यान रखना, क्योंकि मैंने यहां क्या बताया, जो एल डैश अपॉन एल का रेशियो आएगा वही एरिया का रिवर्स में रेशियो आएगा। यानी नया लेंथ अपॉन पुरानी लेंथ जितनी आ रही है, पुराना एरिया अपॉन नया एरिया वही आएगा। तो यदि ये रेशियो 2 है तो ये 2 आएगा। अच्छा, यदि ये रेशियो 3 है तो ये कितना आएगा? बताइए, यदि ये 3 होता तो ये कितना आता? जल्दी से टाइप कर दो, सब नंबर ही तो मारना है। यदि ये 3 होता तो ये 3, बेटा कृति 3, ये एल डैश अपॉन एल है, ये ए अपॉन ए डैश है। यदि ये 3 होता तो ये 3 होता। देखो, मैं गौर से देखो, ये लिख के आ रहा है, ये 3 तो ये 3 होता, ये 4 तो ये 4 होता। तो यदि ये n है तो ये भी n होता, तो यहाँ n स्क्वायर होता। यानी जो असर आप यहां लाओगे वो असर ही एरिया पे आएगा। तो फिलहाल क्योंकि हम सवाल को टारगेट किए हुए हैं, तो बताइए आर डैश इक्वल टू 2 का स्क्वायर आर डैश इक्वल टू 4r, यानी नया रेजिस्टेंस पुराने रेजिस्टेंस से 4 गुना हो जाएगा। ये समझ में आया या नहीं कि हमने खींचा तो दुगना लेकिन रेजिस्टेंस 4 गुना हो गया। और इससे, जैसे मैथ में एक चैप्टर होता है मैथमेटिकल इंडक्शन, कितना आसान चैप्टर लगता है ना मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसको एक परमानेंट फॉर्मूला बना लीजिए, इसको एक परमानेंट फॉर्मूला बना लीजिए, जो मैं बोल रहा हूं सुन लेना, और एग्जाम में उसे डायरेक्ट यूज करने का हक है आपको। इसको आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर, इसको ऐसे, ये तो सवाल था क्योंकि सवाल में 2 दे रखा था तो वो सवाल करोगे आप। बताइए आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर, एन क्या चीज है? एन ये चीज है, जितने टाइम्स आप लेंथ को छेड़ते हो। एन क्या चीज है? जितने गुना सवाल में वो डिस्टरबेंस हुआ है, जितने टाइम्स लेंथ में डिस्टरबेंस हुआ है, ये वो एन है। यानी एल डैश अपॉन एल को बोलो। ये सवाल समझ में आ गया? अभी जब मैं और कराऊंगा तब आपको अच्छा लगेगा, और यार ये तो सही चीज बता दी सर ने। फिर आप उसमें ना, उस सवालों में ये सब करने से बच जाओगे, सीधे ये लगा लेना। ऐसे सवालों में जहां खींचा तानी हुई हो, जिस सवाल में खींचा तानी हुई हो उसमें डायरेक्ट ये लगा लीजिएगा। हो स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए फटाफट, फिर मैं नई चीज समझा, नया सवाल समझाता हूं जल्दी से। ले लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट। ये था एग्जैक्टली हर चीज का, शायद अब कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। अब मैं कोई सवाल उठाता हूं, चलिए शीट है मेरे पास, ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूं मैं।
क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट कर रहा हूं। 19 वो ये कह रहा है एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम है। एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, ठीक है। इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इसको काट दिया, इसको काट दिया। तो बेटा यदि इसको काट दोगे तो 2 नए रेजिस्टेंस बनेंगे, ये बनेगा 1 ओम का, ये बनेगा 1 ओम का। किस लॉजिक से? कितना है? अच्छा 20 है, सॉरी बेटा 20 है, सॉरी 20 ओम है। तो जब इसे आप काट दोगे तो ये 10-10 ओम के हो जाएंगे बेटा। समझते हो ना क्यों? देखो 2 लॉजिक से बताता हूं। आर बराबर रो एल ए। सवाल को गौर से पढ़ लेना। ये वो सवाल है जैसे आपने लेंथ काटी, तो यहां लेंथ पर ही असर आ रहा है, एरिया पे नहीं आ रहा, सिर्फ लेंथ पर असर आ रहा है। तो इस सवाल में रेजिस्टिविटी और एरिया दोनों ही एक जैसे रहे, तो ये दोनों रहे कांस्टेंट, तो इसको ले जाइए कांस्टेंट में। तो इसमें सिर्फ लेंथ इफेक्ट डाल रही है, क्योंकि लेंथ आधी हो गई तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। एक तो ये हो गया लॉजिक। दूसरा बेटा यदि मैं इस 10 ओम को वापस ऐसे कनेक्ट कर दूं बैक टू बैक, तो ये वायर वापस बन जाएगा और ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। बताइए 10 और 10 वायर को ऐसे जोड़ दूं वापस, तो सीरीज ग्रुपिंग में 10 और 10 का सीरीज 20 आता है। तो यानी जैसे आपने वायर को काट दिया 10-10 ओम का हो गया। अब आगे क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द सॉरी दीज पार्ट्स आर नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल। सुनिए इसको मैं इसको रेजिस्टेंस बना देता हूं, इसको 10 ओम, एक ये रहा 10 ओम रेजिस्टेंस, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो बताइए नया रेजिस्टेंस कितना हुआ? कितना आसान सवाल है, बताइए 10 और 10 5। याद करो 10 और 10 5। तो जो नया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 5 ओम आएगा। होप कि ये समझ में आ गया कौन सी ट्रिक लग रही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 वो ये कह रहा है एक मेटालिक वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, उसको स्ट्रेच कर दिया टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, है ना। अब सुनिए बेटा सवाल में दे रखा है कि वायर को डबल कर दिया है, तो बताइए आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर। सीधे ये लगाइए, सीधे ये लगाइए। बताइए एन पढ़ के बताइए, एन इस सवाल में कितना है? एन इस सवाल में है दुगना 2, तो 2 का स्क्वायर। अब एन समझ गए ना क्या चीज है? एन है एल डैश अपॉन एल या ए अपॉन ए डैश, ठीक है। तो ये हो गया 4 गुना आर डैश इक्वल टू 4। अच्छा पूछा क्या है? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल ये होता है, फाइनल ये रहा, आर डैश वो 1/4 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ओरली देखेंगे। आपको जो मैंने ट्रिक बताई है आप भी कहोगे थैंक यू सर, ठीक है। ये ट्रिक क्वेश्चन नंबर 21 वो कह रहे हैं एक मेटलिक एक 10 ओम थिक वायर है। अच्छा ओरली पेपर में नहीं करना, लेकिन इसको ओरली हम यहां करेंगे। एक 10 ओम का थिक वायर है, ठीक है। क्या कह रहे हैं बेटा? Q इक्वल टू वोट तेरा थिक वायर इज स्ट्रेच सो दैट इज लेंथ बिकम 3 टाइम्स। तो उसको खींचा इस तरीके से कि उसकी लेंथ 3 गुनी हो गई। एज्यूमिंग दैट इस दौरान तमीज से खींचा है, तो वो कह रहे हैं कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। बिल्कुल ठीक निकुंज, बताइए ओरली करिए, दिमाग में चलाइए। हाँ तो आर की वैल्यू भी रखिए दीपक आर की वैल्यू रखी नहीं है? बिल्कुल ठीक। जय आर की वैल्यू दे रखिए, रखिए। विष्णु ठीक। सुमित आर की वैल्यू रखिए, अरे आर की वैल्यू भी रखिए, मानोगे नहीं। आयुष्मान आर की वैल्यू भी रखिए, आर जब दे रखा है। हाँ जी हर्षिल ठीक, अब है ठीक। यही मैं चाहता हूं ओरली हो जाए 90 ओम। देखो बेटा आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर, ये तो समझ गए। अब आप एन क्या चीज है नहीं कर, हाँ करती अब ठीक है। क्वेश्चन है कि हमने वायर को 3 गुना खींचा, तो ये एन तो हो गया 3, एन तो हो गया 3, और रेजिस्टेंस पुराना वाला 10 ओम का है। ये वैल्यू भी तो दे रखी है कि पुराना वाला 10 ओम है, तो आंसर आ गया 90 ओम। देखो बताइए, और यदि मैं कहूं पेपर में ये एक्सेप्टेबल है तो कितनी जल्दी हो गया सवाल, बोलो। यदि मैं कहूं पेपर में ये एक्सेप्टेबल है, कितनी जल्दी हो गया। अब आपको ये तो पता चल गया ना कि ये 3 पर स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि एल डैश अपॉन एल जो असर ला रहा है, ए अपॉन ए डैश भी वही असर ला रहा है। चलिए ये सवाल भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 22, अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ एल। एक वायर है, हाँ पेपर में कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो पेपर में। ये एक वायर है जिसमें यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन लेंथ एल है। चलो इसको करते हैं, धीमे धीमे पढ़ते हैं। अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ एल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम। एक वायर की मैं लेंथ बना देता हूं, इसका रेजिस्टेंस 16 ओम है, ठीक है। एक लेंथ बना दी मैंने 16 ओम। इट इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब इसके 4 बराबर पार्ट्स कर दिए। देखो
ये था, इसके बराबर पार्ट काट दिया कैंची से। तो मुझे बताइए, जैसी मैंने ये हरकत करी तो हर हिस्से का रेजिस्टेंस 4 ओम 4 ओम 4 ओम हो जाएगा कि नहीं? ये मैंने 4 ओम लिखा, हर हिस्से का रेजिस्टेंस 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे क्या कह रहा है, ईच पार्ट, यानी ये 4 पार्ट, ये ईच पार्ट इज स्ट्रेस्ड यूनिफॉर्मली टू लेंथ एल। अब हर हिस्से को, अब अगला स्टेप जो क्या कर रहे हैं, इसको खींचा है, इतना खींचा है कि वो वापस पुरानी लेंथ हो जाए। तो इस वाले को गौर से सुनना, इसको खींचा है ऐसे और इसको ऐसे कर दिया है। माना ये ए, ये बी, सी, डी 4 हिस्से हैं, तो ए ऐसा कर दिया है खींच के। तो आप खुद बताओ, ए ये था, एक नई घोड़ी नई चाल, नई घोड़ी नई चाल, सिर्फ इसको देखो, वो ये कर दिया, ए ये था, उसको खींच के ऐसा कर दिया। तो बताइए कितने गुना कर दिया है, एन कितना है यहाँ पे, बताइए यहाँ एन कितना है। इसको खींच के यदि एन करेंगे तो एन की वैल्यू बताइए मुझे, एन है, अरे एन की वैल्यू बताइए, एन, एन फॉर मैंगो, कंजड़े 16 होगी माधव, एन की वैल्यू 16 होगी, एन की वैल्यू होगी 4। एन का मतलब जो एल डैश और एल का रेशियो है, आप एन स्क्वायर बताए जा रहे, सुनते नहीं हो मैं क्या पूछ रहा हूं। तो इसको जब खींचा है, सवाल ने, पता है सवाल ने 4 बोला नहीं है, सवाल ने क्या कहा है कि हमने इसके 4 बराबर हिस्से कर दिए और हर हिस्से को पुरानी वाली लेंथ देने की कोशिश की गई है, पुरानी वाली लेंथ दी गई। तो समझ में आ गया N4। तो बताइए इसका रेजिस्टेंस फिर कितना हो जाएगा, इस वायर का रेजिस्टेंस। तो देखिए R डैश इक्वल टू N स्क्वायर R है ना, इसका रेजिस्टेंस। तो बताइए N, इसका रेजिस्टेंस बता रहा हूं मैं, N कितना है 4 गुना, और R कितना है 4। तो बेटा तू आंसर भी गलत, 64 ओम। क्या ये समझ में आ गया कि हर हिस्से का रेजिस्टेंस ये 64 ओम का होगा। ऐसे ही सिमिलरली थ्योरम ये भी 64 ओम का होगा, सिमिलरली थ्योरम ये भी 64 ओम का होगा, और सिमिलरली थ्योरम ये जो चौथा वायर ये सब 64। बोलो पल्ले पड़ा या नहीं? एक में हमने किया, फिर बाकी करने की क्या जरूरत है, सारे 64 ओम के हो गए। अब क्या कह रहा है वो, ऑल द 4 स्ट्रेस्ड पार्ट, ये जो खिंच चुके हैं, ये जो खिंच चुके हैं, ठीक है, ऑल द 4 स्ट्रेस्ड पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इन सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दो। अब अगला स्टेप क्या किया है इसमें, मैं ना इनको रेजिस्टेंस की शक्ल दिखा देता हूं। ये रहा 64 ओम 64 ओम 64 ओम 64 ओम, इन सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो यदि आपको ट्रिक्स पता होंगी तो इस सवाल को बहुत फटाफट कर जाओगे। ये भी 64 ओम का है, ये भी 64, ये भी 64, ये भी 64। तो बेटा आर इक्विवेलेंट आर बाई, अब आर बाई एन वाली, अब कंजड़े ना परेशान हो जाएंगे, मैं नहीं कहना चाह रहा उनके बारे में कुछ। तो 64/4 ये हो गया 16 ओम। यानी इस सवाल में जो जो हरकतें करी वो हमने स्लोली एक एक बार पढ़ी, कि पहले एक वायर दिया, उसके 4 बराबर हिस्से किए गए, फिर हर हिस्से को खींचा, हर हिस्से को खींचा उतनी लेंथ तक, फिर उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है 23rd, ओरली करेंगे, चलो ओरली करते हैं 23rd को। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4R, मन में करना, 4R इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मन में चला लो, हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो गया R, इज स्ट्रेस्ड टू, अब हर पार्ट को ट्वाइस किया गया है, हर पार्ट को ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो बुद्धि लगाओ दिमाग में क्या हो रही है, इफ ऑल 4 वायर्स आफ्टर स्ट्रेचिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। करिए, गलत है बेटा निकुंज, कन्हैया सोचो, अरे क्या मेरे को छोड़ो, घर पे करना है इसको। हाँ माधव अब ठीक, पुराना रेजिस्टेंस आर दे रखा है, इस क्वेश्चन को मैंने गलती कर दी कि यू बोल दिया ओरली कर दो, पुराना रेजिस्टेंस आर दे रखा है तो नया रेजिस्टेंस बताना है। नहीं तो कॉपी पेन चला दो, यदि नहीं कर पा रहे हो तो पेन लो कॉपी लो करो, यदि दिमाग में नहीं चला पा रहे हो। यदि पुराना रेजिस्टेंस आर है तो नया रेजिस्टेंस बिल्कुल ठीक 1R होगा। ये जो आंसर आएगा 1 इंटू आर आएगा। अपने आप करना, मैं कोई रिपीट नहीं कर रहा हूं, अपने आप करना घर पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करा देता हूं। 24 देखिए, 24 कह रहा है एक वायर है 15 ओम का रेजिस्टेंस का, इज ग्रेजुअली स्ट्रेच, धीमे धीमे खींचा है ना, धीमे धीमे खींचा वो, और इतना खींचा कि वो डबल हो गई लेंथ उसकी। अच्छा बताइए, हाँ जय देखा था पर कभी कभी ना मैं सबके नहीं पढ़ पाता मैसेज। तो 15 ओम
15 ओम का रेजिस्टेंस है, बताइए उसको डबल खींच के डबल किया है, ध्यान रखना खींच के। तो मुझे ओरली बताओ नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। एक 15 ओम का रेजिस्टेंस उसको खींच के डबल कर दिया, जी हाँ 60 ओम हो जाएगा। 60 64 क्यों होगा नमन भाई? 60 ओम, हाँ जी खुशी जय, बिल्कुल ठीक। बस बस अहमद तो आंसर प्रियांशु ठीक। एक 15 ओम के वायर को यदि दुगना करोगे तो रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, इट इज देन कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो बताइए हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 33। भाई 15 ओम का वायर था, इसको खींचा दुगना, तो खींचने के बाद रेजिस्टेंस हो गया 60 ओम, फिर इसके 2 पार्ट कर दिए तो हर पार्ट 33 ओम का हो गया। अब सवाल ये करा है कि इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके 3 वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो सुनिए अगला स्टेप मैं यहां दिखा रहा हूं, अगला स्टेप, इनको मैं रेजिस्टेंस की शक्ल दिखा देता हूं। यानी एक 30 ओम ये वाला वायर और एक ये वाला 30 ओम, इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है और एक बैटरी से भी। बैटरी कितने वोल्ट की पड़ी थी मैंने? 3 वोल्ट की बैटरी। तो सर्किट में करंट निकालिए, सर्किट में करंट। अच्छा डायरेक्ट भी कर सकते हो, एक चीज देखो, ये 30 ये 3, 1/10 0.1 एम्पियर इसमें जाएगी, 0.1 एम्पियर इसमें जाएगी, टोटल करंट हो गई 0.2 एम्पियर। आपके अपने तरीके हो सकते हैं, मेरा अपना तरीका है, आपके अपने तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। मैंने पता है क्या किया, देखो मेरे दिमाग में क्या चला है मैं ये भी बता दूं। ये 30 ओम का रेजिस्टेंस है और 3 वोल्ट की बैटरी से पैरेलल में है तीनों, इस पर भी 3 वोल्ट जाएगा, इस पर भी 3 वोल्ट जाएगा। मुझे लगा 3/30 आसान होता है, मेरे दिमाग में तुरंत क्या चला, साला ये 3 वोल्ट है वो 30 है, 3/30 3 वाला फैक्टर कट जाएगा, तो 1/10 एम्पियर 0.1 एम्पियर करंट इसमें 0.1 इसमें, फिर दोनों मिलके 0.2 एम्पियर। मेरे दिमाग में वैल्यूज देख के ये भी चला। हम में से कई लोगों ने कैसे सोल्व किया होगा वो भी ठीक है, ठीक है। हम में से कईयों ने क्या किया होगा, 30 और 30 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 15 ओम लगाया होगा, फिर 3 वोल्ट, वो भी ठीक है। हाँ बेटा नमन, ये तो तुझे सबको पता है कि पेपर में लैंग्वेज में नहीं करना, इसमें कौन सी नई बात बता दी? नई बात आप क्या बता रहे, लैंग्वेज में नहीं करना। चलिए तो फ्री के 3 नंबर थोड़ी नहीं मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करिए। मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूं, क्लास वर्क है। क्वेश्चन में बोल देता हूं, क्वेश्चन में बोल देता हूं। अच्छा बोल दूं एक बार, एक मेटलिक वायर है, बोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 25, एक मेटलिक वायर है, इज स्ट्रेस्ड बाई 10%, उसको 10% खींचा है, यानी लेंथ को 10% खींच दिया है। ये मैंने हरामखोरी वाली लैंग्वेज लिख दी, लेंथ बढ़ा दी 10%। तो सवाल ये कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज, रेजिस्टेंस इक्वल टू कितने परसेंटेज, करिए सवाल। इसमें पता है मेन समस्या क्या रही होगी सवाल को, कि साला हम परसेंटेज नहीं जानते, हम परसेंटेज पर सवाल करना नहीं जानते। सच बात ये है, असली जो समस्या की जड़ मैं बताऊं, जितना मैं ग्रास रूट पे जानता हूं, कि कई कंजड़ों को समस्या अब इसको करने में नहीं, परसेंटेज कैलकुलेट करने में आ रही है। तो चलिए बेटा, पहली और आखिरी बार, हालांकि ये काम मेरा नहीं था, 12th और 11th के टीचर का नहीं होता, चलिए फिर भी मैं बताता हूं, फिर भी मैं बताता हूं कैसे करते हैं। तो सुन लीजिए बेटा, एक कंजड़ा नोट देखे पहले, एक महाकंजड़ा नोट, महाकंजड़ा नोट, ठीक। देखिए बचपन में आपने एक सवाल किए होंगे, बचपन में एक सवाल किए होंगे एसपी और सीपी के, कि इतने में कोई चीज खरीद के इतने में बेच दी तो प्रॉफिट हो गया, इतने में कोई खरीदी और इतने में बेचनी पड़ी लॉस हो गया। रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, हाँ। तो इतने में खरीद के इतने में बेच दी है, तो हमने वहां प्रॉफिट और लॉस सीखे थे। और सिंपल है, यदि सेलिंग प्राइस ज्यादा हो तो प्रॉफिट होता है। उसी समय हमने एक चीज सीखी थी, परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस। तो वहां आपके टीचर ने सिखाया होगा कि सीपी हमेशा नीचे रखते हैं। तो देखिए बेटा, पहला यदि आपसे मैं कहूं प्रॉफिट परसेंट, एक मिनट, प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट प्रॉफिट निकलता है एसपी में से सीपी घटा के। और यदि मैं कहूं लॉस कैसे निकलता है, कहां पे लाना पड़ा, सीपी में से एसपी घटा के, जो ज्यादा हो उसमें से कम माइनस कर देते हैं। परसेंटेज में ध्यान रखना, हमेशा जो ज्यादा हो पहले रखते हैं वो ठीक।
अब यदि प्रॉफिट और लॉस में परसेंटेज निकालना हो, ध्यान रखना पहला स्क्रीनशॉट आपका ये है कि केवल प्रॉफिट निकालना हो तो ये रहा और लॉस निकालना हो तो ये रहा, लेकिन जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालते हैं तो नीचे हमेशा सीपी रखते हैं, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आती है, यानी ठीक है, और इनटू 100। मेरी बात गौर से सुन ली ना कि नीचे हमेशा सीपी आएगा। अब सुनिए, इसे फिजिक्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। इस सवाल में सीपी क्या चीज है? इनिशियल वैल्यू। आप उसे सीपी ना मान के इनिशियल वैल्यू मानिए, और एसपी क्या चीज है? फाइनल वैल्यू। भाई एक बार बताओ, इसमें सीपी को क्या मानना है? इनिशियल वैल्यू। समझ में आ रहा है इतना? तो उसको इनिशियल, फाइनल वैल्यू तो एसपी है ना। अब सवाल फिजिक्स में कैसे आते हैं कि मैंने सपोज करो वेलोसिटी ब्रुम 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 बढ़ा दी, वेलोसिटी कितने परसेंट बढ़ी सपोज करो। अब एग्जांपल देखिए, यदि वेलोसिटी बढ़ गई है सपोज करो, तो आपसे पूछा बताओ कितने परसेंटेज इंक्रीज इन वेलोसिटी, परसेंटेज इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो पता है नीचे रखेंगे सीपी, बढ़ रही है ना, बढ़ रही है, तो एसपी माइनस सीपी इंटू 100। प्रॉफिट हुआ है ना वेलोसिटी में, प्रॉफिट बढ़ गई है, प्रॉफिट हो गया। अब यहां पे रखोगे सीपी यानी इनिशियल प्राइस यानी इनिशियल वेलोसिटी, ऊपर रखोगे जितनी बढ़ गई v2 माइनस v1। बोलो पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? यदि सवाल ये आता है कि वेलोसिटी बढ़ गई तो कितने परसेंट बढ़ गई, तो ये कॉन्सेप्ट लगाना होता है हमको। फिर आ जाइए, यदि मान लो आपसे कोई नेक्स्ट एग्जांपल पूछता है कि कोई चीज घट गई, जैसे सपोज करो आपका कैपेसिटेंस वैल्यू घट गई, तो परसेंटेज डिक्रीज इन कैपेसिटेंस। अब इसमें लॉस हो रहा है ना, अब लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, नीचे तो इनिशियल आएगा, नीचे आएगा C1, इनिशियल ही आएगा, यानी नीचे इनिशियल ही आने वाला है। अब क्योंकि लॉस हुआ है तो C2 माइनस C1 नहीं करेंगे, C1 माइनस C2 इंटू 100। बोलो पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? ये चीज समझ में आएगी परसेंटेज पे काम कैसे करते हैं, कि नीचे इनिशियली लेना है और ऊपर जो ज्यादा हो उसमें से, सीधी सी बात है, जो ज्यादा हो उसमें से कम माइनस कर देना है। एक लास्ट बार परेशान कर देता हूं, जैसे सपोज करो लेंथ बढ़ रही है, परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ। तो बताइए फटाफट, ऐसे तो लिखूंगा L2 माइनस L1 अपॉन इंटू 100। अब तो कितनी स्पीड से हो गया काम, अब तो कितनी स्पीड से। अब वो बात अलग है कि आप L2 ना लिख के L डैश लिख रहे हो, L2 ना लिख के LF लिख रहे हो फाइनल लेंथ। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। अब एक और चीज, इसमें कई कंजड़ों को एक चीज और नहीं आती होगी, बहुत सिंपल सी चीज पूछूंगा तो भी जवाब नहीं दे पाएंगे। तो समस्या फिजिक्स में नहीं आ रही, समस्या आ रही है मैथ में। बड़ा फटाफट जवाब देना कि यदि 50 रुपए की कोई चीज है, जैसे सपोज करो 50 रुपए की कोई चीज है, वैल्यू है, सपोज करो मिट्टी का तेल है, केरोसिन है, 50 रुपए लीटर। न्यूज आई कि अगले दिन ये 5% बढ़ जाएगा, न्यूज आई कि जैसे पेट्रोल के प्राइस इतने बढ़ जाएंगे, तो बताइए 5% बढ़ जाएगा, तो नई प्राइस बताइए, नई प्राइस कितनी होगी? 50 रुपए थी, हाँ प्रिंस ठीक, हर्षिता गलत हो गया, आयुष्मान ठीक। सवाल यह कि 50 रुपए की चीज 5% हाइक कर जाएगा, नहीं अभिनय बिल्कुल ठीक, करती बिल्कुल ठीक। ये चीज भी तो सीखिए, नई वैल्यू बतानी दीपक, नई वैल्यू गलत, गौरव गलत, हरेंद्र ठीक, हर्षिता नई वैल्यू बतानी है। हर्षिता मैंने ये नहीं पूछा कितने परसेंट बढ़ी, वो मतलब कितनी बढ़ी, नहीं जय गलत हो गया, मैंने बोला नई प्राइसिंग कितनी हो जाएगी, अब है गलत, दीपक ठीक, देव ठीक, आयुषी ठीक। अब आप अपने आप को, इशिका गड़बड़ हो गया, नीरज ठीक, हर्षिल गलत हो गया, यही तो गड़बड़, राधिका ये तो बहुत बड़ा गलत है, ओफो जयंत ठीक है, वेदांश गड़बड़ है, यही तो गड़बड़ है। यानी असली समस्या तो सवाल में ये थी ना आपके साथ, अब है ये तो बहुत बड़ा गलत है। नहीं है ये क्या लिख रहा है गलत, इशिका अब ठीक है, गौरव ठीक है। अब चलिए सुनिए, अब कोई टाइप नहीं करेगा क्योंकि मैं केवल हर किसी को ये नहीं बोलूंगा ना सही गलत, आगे भी बढ़ना है। एक मात्र एक कंजर बने का सवाल दिया मैंने, एक कंजर बने का सवाल दिया, 50 रुपए की कोई चीज है और 5% यदि बढ़ जाते हैं, इसका आंसर तो बता दूं मैं, यदि 5% राइज कर जाता है तो 52.5 रुपए का हो जाएगा वो पेट्रोल केरोसिन जो भी मैंने बोला था। कैसे किया सर, कैसे किया? तो प्रॉब्लम तो यही है ना कि आपको, चलो इसे भी बता देता हूं। देखिए 50 रुपए का तो वो पेट्रोल था ही,
न्यूज क्या है कि 5% और बढ़ जाएगा, तो 50 बढ़ जाएगा प्लस प्लस यानी बढ़ेगा कुछ, 50 का 50 का 2.5%, ढाई नहीं कितना था 5%। मेरी बात समझिए, 50 रुपए तो था ही, 50 तो है ही, 50 में 5% और बढ़ जाएगा, तो 50 का 5% और निकालिए, तो 50 प्लस 50 इंटू 5/100, ये 2.5 रुपए आएगा, टोटल आ गया 52.5 रुपए। बोलो पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा ये बात, कि कोई चीज यदि, अच्छा इवन यदि आप ये भूल जाते हो तो जैसे कोई चीज बढ़ी है तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेना। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसमें भी ये चीज मौजूद थी, लेकिन इतना लंबा क्यों जाना चाहिए हमें, क्यों जाओ, जब डायरेक्ट आता है तो फिर भी ये बता देता हूं। सपोज करो प्रॉफिट परसेंट के सवाल को गौर से देखना, इसमें प्रॉफिट परसेंट को P% लिख देता हूं, है ना, P%, और इसे S माइनस सी, थोड़ा आराम खोरी कर दी मैंने, 100, ये था ना फॉर्मूला, ये था। तो देखो बेटा यहां से C को इधर ले जाओ, तो C P और 100 को इधर ले आओ नीचे, इक्वल टू S माइनस सी, तो S इक्वल टू हो गया C प्लस CP। अब आप चेक करो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी निकल के, जो भी कॉस्ट होगी प्लस कॉस्ट का प्रॉफिट परसेंट, चेक करो। इसी फॉर्मूले में ये छुपा हुआ था, नो डाउट, यानी इसमें ये चीज छुपी हुई थी जो आप नहीं कर पाए, इसी से मैंने बस प्रॉफिट को P लिख दिया है, एसपी को S लिख दिया है। तो देखिए यदि बाई चांस आपको ये दे रखा हो और S निकालना हो, तो मैंने इसी फॉर्मूले को घुमा फिरा के ऐसे लिख दिया, तो क्या हुआ, जो सेलिंग प्राइस होगी वो होगी कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट में कितना परसेंट आपने प्रॉफिट ले लिया। चलिए अब इससे ज्यादा आप कितने लेवल के कंजड़े हो ये मेरे को नहीं पता, कि सर हमें ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, मुझे ये नहीं पता ना, आप इसमें भी कोई कलेश होगी आपकी जान को। चलिए फिर भी मैंने अपनी तरफ से एक लेवल तक के कंजड़े को ठीक करना। अब देखिए सवाल ये है, एक मेटलिक वायर उसे 10% खींच दिया, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन था कि एक मेटलिक वायर को 10% खींचा। तो सुनिए बेटा, यानी सवाल के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नई लेंथ होगी L प्लस L का 10%, देखना ये पल्ले पड़ा या नहीं सबको। जिन लोगों के गलत गलत आंसर दिए वो प्लीज हाँ तो बोल देना फटाफट, कि जो नई लेंथ होगी, पुरानी लेंथ तो है ही, उसमें 10% और जोड़िए, पुरानी लेंथ प्लस उस पुरानी लेंथ का 10% और जोड़िए, ठीक है। L डैश नई लेंथ इक्वल टू, मैंने 10 क्यों जोड़ा क्योंकि सवाल में दे रखा है, तो अब इसको मैनेज कर लीजिए। L डैश इक्वल टू ये हो जाएगा, एक जीरो कट गया, 11/10 L, तो L डैश अपॉन L बेटा 11/10 आ गया। सोचो बेटा n आ गया ये, क्योंकि L डैश अपॉन L को ही हमने n बोला है, याद आ गया ना, L डैश अपॉन L को ही 11/10, या फिर इसको 1.1 लिख सकते हैं, इक्वल टू n। जो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं ना, r इक्वल टू n, r डैश इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला, इसमें n क्या होता है याद करो, यही तो होता है n, जो L डैश और L नई अपॉन पुरानी लेंथ का जो रेशियो होता है उसी को हम n पुकारते हैं। चलिए ये हमने ये निकाल लिया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि यदि लेंथ हमने 10% बढ़ाई है तो रेजिस्टेंस कितने परसेंट बढ़ाया होगा। तो सुनिए बेटा, फाइनली हम सबको पता है, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाएं, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाएं तो हमें ये निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन आर। पेपर में पूरे शब्द लिखा करो, परसेंटेज इंक्रीज इन आर। तो आपको यही तो करना है, सोच के बताओ बेटा। अब तो समझ में आ गया कि आपको निकालना क्या है। उसने बोला है कितने परसेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो मैंने परसेंटेज का क्या मतलब, नीचे इनिशियल आएगा, ऊपर जो भी प्रॉफिट हो रहा है। हमेशा सीपी और एसपी के सवाल को समझ के कर लेना। नीचे क्या लिखोगे कि इतना इनिशियल प्राइस था, यानी इनिशियल यानी रुपए, वो रेजिस्टेंस था। क्या ये समझ में आ गया कि आपको ये इवेल्युएट करना है कि परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, R डैश अपॉन R माइनस 1 इंटू 100, सेपरेटली लिख दिया, सेपरेटली R डैश अपॉन R, मतलब इस R को अलग अलग दोनों से डिवाइड कर दिया। तो अब इस सवाल को कैलकुलेट करने में बस क्या बचा है, कैसे भी करके R डैश अपॉन R आ जाए। तो तैयार है ना, तो देयरफॉर तैयार है ना, फ्रॉम बताइए R डैश इक्वल टू n स्क्वायर R होता है या नहीं होता। इस R को इधर ले आओ, R डैश अपॉन R n स्क्वायर, बताइए n की वैल्यू है 1.1 का स्क्वायर, तो R डैश अपॉन R आ गया 1.21।
कर दीजिए, ये है 1.21 माइनस 1 इंटू 100, कितना हो गया? ये 21% आ गया आंसर। हट रहा हूं सामने से। डू यू पल्ले और नॉट? डू यू पल्ले और नॉट? जल्दी से टाइप करो कि ये था कहानी, प्रॉब्लम, समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन ले। चलो बेटा, ये भी एक छोटा सा है। अच्छा, हाँ, यहां तक आ जाता है बेटा। सुनो, सच बताऊं, यहां तक आ गया होगा कईयों का। ये भी मैं बताता हूं, जैसे कई लोगों का नहीं आया, उनमें से भी कई लोगों का यहां तक आ चुका होगा। अब इसके आगे की कहानी तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, परसेंटेज भूल जाओ तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा, कोई तो लिखवाई देगा मुझे, यानी भेज देगा। वादे तो बेटा बहुत बड़े बड़े किए थे मुझसे। एक हर्षिता है, एक कन्हैया है, और एक 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 इशिका। इन 3 लोगों ने डिस्क्रिप्शन भेजे थे बस। वादा तो टूट जाता है। वादे कितने सर? हम कर देंगे, हम भेज देंगे, हम भेज देंगे। और मैंने क्या कहा, डिस्क्रिप्शन कैसे भेजना है? मुझे कोई स्टाइल लैंग्वेज नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि दिस लेक्चर कंटेन, और टॉपिक के नाम चाहिए। मुझे कोई अपनी तारीफ नहीं चाहिए उसमें, मुझे सिर्फ ये चाहिए दिस लेक्चर कंटेन। जैसे आज का लेक्चर की यदि डिस्क्रिप्शन डालू तो क्या आनी चाहिए? दिस लेक्चर कंटेन न्यूमेरिकल नंबर, शीट के क्वेश्चन नंबर हो गए। चलो बाई चांस आज तो न्यूमेरिकल थे, जैसे सपोज करो मैंने किसी दिन हीटिंग पढ़ाया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, या ये। अब कन्हैया तू उसे छोड़, नाम फाम नहीं लेता मैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है। बहुत अच्छा सवाल है, छोटा सा है, ओरली करने की कोशिश करना। अब नमन प्लीज चुन मत भेजना सर, पेपर में तो हम ओरली नहीं करेंगे ना। हाँ हाँ, टेलीग्राम लिंक ऐड कर दूंगा, ये भी बात सही थी। शीट नहीं डाली, लेकिन क्या ही खुशी बेटा, मैंने शीट का लिंक डाला हुआ है। हाँ मेरी, अच्छा कई लोगों को नहीं पता, टेलीग्राम पर मेरे नोट्स भी पढ़ते जा रहे हैं। मैंने कुछ वीडियो में तो वो लिंक डाला है। टेलीग्राम में मेरा गैंग्स ऑफ फिजिक्स गुरु करके एक चैनल है, उसमें मैं ये नोट्स अपलोड कर रहा हूं। तो कुछ वीडियोस में तो मैंने डाल दिया है, कुछ वीडियोस में तो मैंने डाल दिया वो लिंक, मैं दोबारा डाल दूंगा। सेम है उसका तो लिंक, सेम चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है। देखता हूं बुद्धि लगाना। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, इट इज बेंट टू फॉर्म सर्किल। इसको सर्किल बना दिया, ठीक है, सर्किल बना दिया इसको। अब वो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस इट्स डायमीटर। तो लगाइए बुद्धि, जल्दी बताइए। क्वेश्चन ये रहा, इसका सॉल्यूशन देखिए। आर रेजिस्टेंस का वायर है, इसको सर्किल बना दिया। सवाल पूछा है इसके डायमीटर के अक्रॉस। ये बात तो मैंने एक दिन सवाल बताई थी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाले जाते हैं। तो एक पॉइंट तो ये रहा ए, और एक पॉइंट ये रहा। तो उसने ये पूछा है आर ए भी निकालो। एक तरीके से उसने ये पूछा है, और ये भी नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, मैंने इस तरीके को भी समझाया कि यदि ए और बी 2 पॉइंट हैं, कल को हमें आर ए भी निकालना है। कल को यदि हम ए और बी के बीच में बैटरी फील करें कि मैंने यदि बैटरी लगा दी, इमेजिन करो, तो बैटरी पर नेट रेजिस्टेंस कितना लग रहा है। अब तो कर जाओ जिन्होंने आंसर नहीं दिए, कि यदि ए और बी के अक्रॉस यदि मैंने बैटरी लगाई। देखो एक झंडू सा सवाल आपकी ले गया, नहीं कर पाए कई लोग, आउट हो गए इस सवाल पर ही। जय गड़बड़ हो गया, वेदांश ठीक है, जय गड़बड़ हो गया। देखिए कि एक, अब मैं बता देता हूं, सुनो मैं समझा देता हूं क्या था। देखिए ये पूरा वायर आर रेजिस्टेंस का है। सुनिए, अब आंसर नहीं टाइप करोगे। ये पूरा वायर आर रेजिस्टेंस का है, इसको सर्किल बना दिया तो भी आर ओम रहेगा। लेकिन गौर से सुनना, जब यहां से करंट चलेगी तो वापस भी उतनी आ जाएगी। यहां यदि हम बैटरी लगाते तो ये बैटरी यूं गई, डायमीटर, बैटरी कहां लगाई है मैंने, इसके डायमीटर के एंड्स पर, डायमेट्रिकली एंड्स पर। अब ये जो करंट है, गौर से सुनना, यहां डिवाइड हो जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी। तो आप ऐसे फील करो ना कि एक रेजिस्टेंस ये रहा और एक रेजिस्टेंस ये रहा, और ये दोनों पैरेलल में। एक रेजिस्टेंस ये रहा अपर पार्ट, एक ये रहा लोअर पार्ट, ऊपर का रेजिस्टेंस, नीचे का रेजिस्टेंस, और दोनों पैरेलल में। अब तो बता दो भाइयों और उनकी बहनों, प्लीज अब तो बता दो कि अब आर ए बी कितना होगा। जय गलत है अभी भी, आर ए बी बताइए पूरा। जय दोबारा सोच, थोड़ा सा मिसिंग है। दीपक गलत है, विनय चौधरी ठीक।
गर्ल्स का तो आंसर आने से मुझे रहा, वो तो आंसर ही नहीं दे रही। आयुष्मान अभी भी गलत है, हरेंद्र ठीक, सिद्धार्थ ठीक। अच्छा मैंने ये कह दिया कि भाइयों और उनकी बहनों आप गलत बताएंगे जानबूझ के सब, है ना, कि अब तो नहीं बता रहे सर। चलो देखिए बेटा, अभी भी कईयों के गलत आ रहे हैं, भगवान जाने क्या होगा इस देश का भविष्य। ठीक, ये आर ओम का रेजिस्टेंस है, अभी भी ये आर ओम का रहा, लेकिन जब आपने इसे कनेक्ट कर दिया तो सुन, सब लोग सुनो, ऊपर वाले का रेजिस्टेंस R/2 हो गया और नीचे वाले हिस्से का रेजिस्टेंस भी R/2 है। भाई वायर डायमीटर ने उन्हें 2 हिस्से में कर दिया, तो ऊपर वाले हिस्से का रेजिस्टेंस R/2, नीचे वाले का भी R/2। अब R/2 और R/2 पैरेलल में है। समझिए ये सवाल, एक छोटा सा सवाल देखिए, ये R/2 और ये R/2 दो रेजिस्टेंस है, पैरेलल में है, तो RAB कितना आएगा, वही जो पैरेलल का फॉर्मूला लगाते हो, R/4 आएगा बेटा, ये आएगा। अब आई डोंट नो कि इस सवाल ने ऐसा क्या था जो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 27, चलते चलो क्वेश्चन नंबर 27, कैलकुलेट द, देखिए ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, इसे नहीं करा रहा मैं, फॉर्मूला रखो और आंसर पाओ। ये मैं 28 करा चुका हूं। दीक्षांत आपको किस सवाल में दिक्कत आ रही थी? दीक्षांत एक दिन आपने क्वेश्चन नंबर भेजा था, वो कौन सा क्वेश्चन नंबर था? सर वैल्यूज गलत है। दीक्षांत जल्दी टाइप कर, जल्दी। 49 में थी, अच्छा मुझे लगा कि आगे, तो वो आगे आएगा तब देखूं मैं ना अभी। हाँ तो 28, 29 अपने आप करना। 30, राइट टू स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायर ऑफ हीटर। हीटर वायर में 2 प्रॉपर्टी होती है, याद करो 2 प्रॉपर्टी, एक हाई रेजिस्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट। 31, मैनगेनन इज यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर। वाई मैनगेनन को स्टैंडर्ड रजिस्टर में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि भगवान ने उसको ऐसा दिया है कि टेम्परेचर उसका रेजिस्टेंस हिला नहीं सकता। हाई रेजिस्टिविटी, लो वैल्यू ऑफ अल्फा, लो वैल्यू ऑफ अल्फा। टीवी बनाई थी हमने एक दिन, जो चलते चलते बंद हो रही थी एक्चुअली। 32, एक वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी रो है, इसको खींच के डबल कर दी, बाकी भी न्यू रेजिस्टिविटी वही रहेगी। चलो चलो अपने आप करना, ठीक है। मैं मतलब का क्वेश्चन पे पकड़ता हूं अपने आप को, जैसे क्वेश्चन नंबर 36, ये बड़ा अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 36 बीच के करना जरूर अपने आप ही। 36 पहले सवाल है, 2 वायर, 2 वायर है, एक मैनगेनन का है और एक कॉपर का है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। यार एक बात बताओ, 2 वायर हैं, एक वायर ये रहा, एक वायर ये रहा, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, जैसा सवाल कह रहा है। पर यार एक तो किसका है, मैनगेनन का है, और एक कॉपर का है, ऐसे कैसे हो जाएगा? सवाल सुनना, सवाल कह रहा है कि एक मैनगेनन मटेरियल का है और एक कॉपर मटेरियल का है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम हो गया। क्यों भाई? दोनों की रेजिस्टिविटी तो अलग अलग है, तो जब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो रो LA लगाएंगे, और इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो रो डैश LA लगाएंगे, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी कुछ और होगी। तो बेटा एरिया में भी तो कोई गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि लेंथ सेम दी है, रेजिस्टेंस सेम दी है, हमें सिर्फ उतना ही सुनने का हक है फिर जितना सवाल ने बोला है। तो मैंने देखो, इसके लिए जब R बराबर रो LA लगाओगे और इसके लिए R बराबर रो LA लगाओगे, तो क्योंकि मटेरियल अलग अलग है तो रो पर डैश आएगा। क्योंकि एरिया के बारे में कोई कमेंट नहीं है इस सवाल में, तो एरिया अलग अलग लीजिए। हाँ, रेजिस्टेंस पर मैंने डैश और लेंथ पर डैश क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये दोनों चीज सेम दे रखी है। अब सवाल पूछा है, यदि ये दोनों इन कॉन्फ़िगरेशन के साथ सेम रेजिस्टेंस दे रहे हैं, तो विच ऑफ दीज 2 वायर विल बी थिकर? मोटा कौन सा होगा? तो देखिए बेटा, सॉल्यूशन सुनिए। R बराबर होता है रोले, रोले रोले रोले, है ना, याद बताई थी रोले, रिदम में बताया था, ठीक है। कान पकड़ के रोले, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले रोले रोले, या जब भी मैं फास्ट व्रत रखने की सोचूं मेरा दिल दीवाना बोले छोले 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 रोले रोले, ठीक। तो रो L/A। अब आ जाइए, इस सवाल में हमको एरिया पर डिसीजन लेना है, तो पहले एरिया का फॉर्मूला बना लीजिए, रो L/R। हमें R पे डिसीजन लेना है, सॉरी एरिया पे डिसीजन लेना है। भाई मोटा पतला, ये कौन मोटा कौन पतला, ये डिसीजन लेना है, यानी एरिया पर। अब सिंस हियर मतलब मेरा घर, राधापुरम स्टेट, सेक्टर 3 142, यही तो मतलब हुआ हियर? नहीं, अरे हाँ देखो, मैं अपना नसीब बता दो कितना फूटा हुआ है साला, मेरा मकान नंबर भी 142 है। यहां भी धोखा हो गया, आई लव यू से एक कम,
आप ये देखिए भगवान किस तरीके से पीछे पड़ा है हाथ धो के। 142, यहां भी आई लव यू से एक कम है बेटा, ये भी ठीक, और झूठ नहीं है। अच्छा कृति तो मेरी कॉलोनी में रहती है, उसको पता होगा मकान नंबर 142 है मेरा। चलिए होता है। तो अब इधर देखिए, तो हियर, इस सवाल में, हियर का मतलब इस सवाल में रो, सॉरी इस सवाल में एल एंड आर इक्वल टू कांस्टेंट है भैया। इस सवाल में लेंथ दोनों की एक सी है, रेजिस्टेंस दोनों का एक सा है, तो एल और आर पे तो बुद्धि लगानी नहीं है ना आपको, तो ये कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट होता है वही प्रोपोर्शनलिटी में जा सकता है बस। और ये कम से कम इस सवाल के लिए तो भले यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन इस सवाल के तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो एरिया किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है? रेजिस्टिविटी के, रेजिस्टिविटी के प्रोपोर्शनल है ये। अब यहां नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी मैंगेनन की ज्यादा होती है, ये पता होना चाहिए। क्योंकि ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा दुनिया में हर किसी की रेजिस्टिविटी पता होना चाहिए, पर मैंगेनन है भैया, वो मैंगेनन स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाने के काम में आता है। हाई रेजिस्टिविटी तो मैंगेनन नाम आप ऐसे नहीं बोल सकते। मैंगेनन बताइए, मैंगेनन की ब्रीड में, मैंगेनन की कम्युनिटी के दो नाम और बताइए, मैंगेनन वाली कम्युनिटी के दो नाम और बताइए। जिस कम्युनिटी से ये आता है, यूरेका, बिल्कुल ठीक, कन्हैया, और एक और है कॉन्स्टेंटन हरेंद्र, वेरी गुड। चलिए अब यूं मत कहना मेरा नाम नहीं लिया, जो पहले आए बोल दिया, मैंगेनन कॉपर। अब बताइए, कॉन्सेप्ट ये कह रहा है जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसका एरिया ज्यादा होगा, और मैंगेनन की ज्यादा है, तो फ्रॉम 1 and 2 आपको पता चल गया। लिखूं फॉर्मेलिटी, फ्रॉम 1 and 2 एरिया ऑफ मैंगेनन इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ कॉपर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अच्छा एक काम और सुनिए, आज क्या है? शुक्र। आज शाम को भी डाउट क्लास लूंगा पक्का, 100%, चाहे कुछ भी आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, सिर्फ वाईफाई नहीं जाना चाहिए मेरा, सिर्फ वाईफाई नहीं जाना चाहिए आंधी तूफान में। पक्का मैं शाम को 7:30 बजे इन्हीं कंटिन्यूस सवाल को कराऊंगा, है ना। कल मैं अगला टॉपिक ले लेता हूं सुबह, क्योंकि ये मुझे लग नहीं रहा है बेटा, यदि मैं ऐसे कराता रहा तो 2-3 दिन और ले जाएंगे। चलिए अभी तो जितना मीटिंग में दम है उतने तो कर लें सवाल, है ना। चलिए जब तक इस मीटिंग में दम है जब तक तो सवाल कर ही लेते। शाम को प्लीज जरूर आइएगा, प्लीज प्लीज जरूर आइएगा, मीटिंग में जरूर आइएगा। इसी कार्ड को बेटा व्यक्तिगत बुलावे की मान्यता दे। क्या हो गया माइक को? माइक को क्या हो गया हर्ष? एनी प्रॉब्लम? हाँ सेम लिंक। अच्छा माइक को खोलना है तो सेकंड मीटिंग के बाद, अच्छा जिसको माइक खोलना हो वो सेकंड मीटिंग के बाद खोल लेना, ठीक है। चलिए तो शाम को फिर लूंगा बेटा मैं क्लास। तो ये एटीट्यूड टशन में रखना, क्या कहते हैं कि मैं तो डाउट क्लास में आना ही नहीं है मुझे, तो आपकी इच्छा है बेटा। शाम को ऑफिस में पहुंचना है, तुम बेटा पहुंचो, मैं तो सवाल बताऊंगा, वीडियो डाल दूंगा और क्या करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37। अच्छा एक मिनट, आपने किए हैं तो आप डाउट बता दो, मैं वो बता दूंगा। अच्छा धुआं कर दूं? हाँ बेटा बहुत दिन हो गए, बढ़िया पढ़ाता हूं ना मैं, धुआं कर देता हूं। देखा ये है, टिकटॉक स्टार बन जाऊंगा इस धुआं कर करके, इसमें धुआं भरा हुआ है। अब जल्दी बोलो आप, एक्चुअली आपने किए हो तो डाउट में बताता हूँ। 43 बताता हूँ, चलो। ओहो नमन ने एक बार में ले ली मेरी। अच्छा 37 भी बताना है, हरेंद्र कह रहे। अरे यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। चल 37 बताता हूं पहले। 37 सुन लो, वो कह रहा है द मेटलिक कंडक्टर इज एट टेम्परेचर θ1। किसी मेटलिक बोल गया वर्ड, वो θ1 है। द टेम्परेचर ऑफ मेटलिक कंडक्टर, उसको बढ़ा के θ2 कर दिया। टेम्परेचर को T1 ना बोल के θ1 बोल दिया इस सवाल में। उसका टेम्परेचर θ1 से θ2 कर दिया है। वो कह रहा है हाउ विल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी चेंज। सुन बेटा, सिग्मा इक्वल टू होता है 1/ρ, दोनों को ले जाओ, सिग्मा रो इक्वल टू 1, यानी सिग्मा रो बेटा अरेंद्र देख कांस्टेंट है, इसे टेम्परेचर भी नहीं हिला सकता, यूनिवर्सल कांस्टेंट और हो गया 1 हो रहे।
यानी यानी उसने ये बोला है कि सिग्मा और रो का जो मल्टीप्लीकेशन है उस पर क्या असर आएगा। तो सुनिए बेटा सब लोग। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता हूं, देखो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है M/N²T। सोच के देख, और इसका सिग्मा का फॉर्मूला इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है। तो ये बताइए यदि मैं T1 बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर सबको पता है ना किसमें टेम्परेचर बढ़ा, और मेटलिक कंडक्टर है, याद करो रिवाइज हो जाएगा, ना इस पे ना इस पे ना इस पे असर आएगा। रिलैक्सेशन टाइम कम, भाई कोलिजन बढ़ेंगे, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी बढ़नी चालू हो जाती है। और उसी समय कि यहां क्या हो रहा होगा, टेम्परेचर बढ़ने पर रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो कंडक्टिविटी घटनी चालू हो जाएगी, क्योंकि वहां रिलैक्सेशन टाइम न्यूमरेटर में है। तो दोनों पे क्या एक चीज अब पता ना, सिग्मा इंटू रो, एक बढ़ रही है और एक घट रही है, एक जितना बढ़ेगी उतना घटेगी, तो प्रोडक्ट तो सेफ रहेगा ना। अरेंद्र जल्दी बोल, समझ में आ गया नहीं? प्रोडक्ट तो जल्दी बोल, प्रोडक्ट तो सही एज इट इज रहेगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ बेटा होमवर्क में दिए थे तो 43 से पहले कोई डाउट है? 43 से पहले होना तो नहीं चाहिए। 43 बताता हूं, चलो 43 बताता हूं, बहुत सारी जनता 43 के लिए कह रही है। तो क्वेश्चन नंबर 43 वो कह रहा है अ पीडी पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड टू अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L। एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, जिसका डायमीटर D है। हाउ, ठीक है, उस पर ये लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस। तो हाउ आर द इलेक्ट्रिक फील्ड E, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD एंड रेजिस्टर आर अफेक्टेड। देखिए एक कंडक्टर है, उसकी लेंथ कैपिटल L है, दे रखी है, उस पर V पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है, और डायमीटर इसका D है, ये जो उसने वैल्यूज दी है, और V पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है, V यहां लिख दूं, यहां V, ये V पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है। तो अब वो ये कह रहा है कि VD में क्या चेंज आएंगे, रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, और नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड VD और R में क्या चेंज आएगा, ये 3 सवाल पूछे हैं। वो ये कह रहा है कि एक सिचुएशन हम दे रहे हैं और आपको बताना है इसमें 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 क्या चेंज आएंगे। अब सवाल करने जा रहा है चुल्ल, 3 चुल्ल होंगी। पहली चुल्ल, अब पहली चुल्ल को गौर से देखते हैं। वो ये कह रहा है कि यदि ये इफ V इज डबल्ड, यदि V को डबल कर दे, अच्छा एक मिनट, एक काम करते हैं, पहले इनको कनेक्ट कर देते हैं। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, V/L होता है, नहीं होता? इलेक्ट्रिक फील्ड, इस कंडक्टर के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो V/L होगा। यूज टू हो जाना चाहिए इस फॉर्मूले के लिए। V माने जो खाली V लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस, पहला फॉर्मूला ये A। दूसरा VD होता है E/T/M, और तीसरा रेजिस्टेंस बराबर होता है ρLA। क्योंकि डायमीटर के टर्म में भी चुल होगी, तो एक काम करता हूं, एरिया को डायमीटर के टर्म में लिख रहा हूं, सुनेंगे बेटा प्लीज, ρL, एरिया को लिख दिया πd²/4। सुनिए भैया, ये जो वायर है इसका जो एरिया होगा πr² होगा, उसे πr² ना लिख के डायमीटर के टर्म में लिख दिया πd²/4। तो फाइनली रेजिस्टेंस हुआ कितना, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 ρL अपॉन πd²। दिस इज थर्ड। देखते हैं कौन सी क्या, अब सवाल देखो एक्चुअली में समझ में तब आएगा जब मैं कराऊंगा। पहला सवाल है केस इफ V इज डबल्ड। अब ध्यान रखना, अपनी तरफ से चुल नहीं करनी, वही मेरा घटिया सा डायलॉग, यदि मेरी चाची की मुझे होती तो मैं उन्हें चाचा कहता। सिर्फ V को डबल किया है और सारी चीजें। तो अब आप बताइए सबसे पहले, यदि V डबल होगा तो फ्रॉम फर्स्ट बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या असर आएगा, बोलो बताइए। यदि V को डबल कर दिया जाए, वो ये कह रहा है कि मैं V, साफ दिख रहा है E डबल हो जाएगा। अब E डबल हो जाएगा तो फ्रॉम 2
क्योंकि ई डबल हो चुका है। अच्छा बाकी चीजों पे भी देख लीजिए यार, ये नहीं, बाकी ई ये नहीं चेंज हो रहे, क्योंकि ई वी के डबल होने के चक्कर में ई डबल हो गया, ई डबल हो गया, तो भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल हो गई। और फ्रॉम थर्ड जल्दी बताइए रेजिस्टेंस पे क्या असर आएगा, जल्दी बताइए अपनी बुद्धि लगा के, रेजिस्टेंस पे क्या असर आएगा, बुद्धि लगाइए कि मेरे वोल्टेज डबल करने पर। हाँ जी सुमित बिल्कुल ठीक, जी हाँ ये सेम रहेगा विनय, ये सेम रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वोल्टेज का फूफा है। याद करो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, किसी प्रोपोर्शनलिटी साइन में आने वाला कांस्टेंट उस इक्वेशन का फूफा बन जाता है। वोल्टेज चेंज करके रेजिस्टेंस चेंज नहीं होते, रेजिस्टेंस के फूफा ये हैं, और इनमें से कोई भी फैक्टर चेंज नहीं हुआ है। अच्छा एक काम करता हूं, मैं इसको स्मॉल l लिख देता हूं, उसका रीजन है क्योंकि यहां पे ये लेंथ l मैं यहां लिख गया हूं, ठीक है, एक जैसी चलने दो ना फिर। अब दूसरा क्वेश्चन, केस दूसरा क्वेश्चन है कि यदि l को डबल करते हैं, सिर्फ l, अच्छा एक चीज और, अब यहां चुल्ल नहीं करनी, सिर्फ लेंथ, क्योंकि इसमें ये तो लिखा ही नहीं है खींच के डबल, तो आप ये मानोगे कि केवल लेंथ डबल हो रही है, लेंथ को दुगना ले लिया है। एक होता है खींच के डबल करना और एक होता है दुगनी लेंथ ले लेना, तो केवल एल को डबल मान लेंगे। तो बताइए फ्रॉम फर्स्ट, कितना आसान सवाल था, बताइए ई के बारे में क्या कमेंट है। यदि एल डबल हो, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहे। अब आप कहोगे सर पिछली बार वी तो डबल हो गया था ना, अरे भूल जाओ, नई घोड़ी नई चाल, अब इसका कहानी खत्म हो गई। यदि एल डबल कर रहे हो तो ई हाफ हो जाएगा, हाफ फ्रॉम टू, इलेक्ट्रिक फील्ड आधा होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आधी हो जाएगी, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो भी हाफ हो जाएगी। लेकिन बुद्धि अब आप लगाइए, क्या रेजिस्टेंस पर असर आएगा इस बार, तो ये ऐसा, जी हाँ, क्योंकि लेंथ आप डबल कर रहे हो, लेंथ न्यूमरेटर में, तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को समझाने की कोशिश करने के लिए सवाल है कि देखिए जब वोल्टेज डबल करते हो तो ये चीजें बदल सकती है, ये नहीं बदलेंगी, लेकिन जब आपने लेंथ में चुल करी तो हर चीज में चुल हो गई, इवन रेजिस्टेंस में भी चुल हो गई। और एक लास्ट सवाल इसी का, थर्ड केस, इसका लास्ट सवाल, थर्ड केस, इफ क्या दिया हुआ तीसरा, डी इज डबल, डायमीटर इज डबल। मैंने इसलिए डायमीटर के टर्म में लिखा था क्योंकि मैंने ये लाइन पढ़ ली थी। तो बताइए बेटा, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम सेकेंड और फ्रॉम थर्ड, एक तो हमें ई पे डिसीजन लेना है, एक वीडी पर डिसीजन लेना है और एक आर पे। चलिए बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। यदि आप डायमीटर डबल करोगे तो आप देखिए डायमीटर का कोई असर इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में डायमीटर आ ही नहीं रहा, तो ये क्या रहेगा, सेम एज इट इज रहेगा, अनचेंज्ड, ये भी सेम रहेगी अनचेंज्ड। अब बताइए ये भी अनचेंज रहेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई असर नहीं आ रहा, लेकिन आप बताइए रेजिस्टेंस पे क्या असर आएगा। रेजिस्टेंस तो बुद्धि लगाइए क्योंकि डी पे स्क्वायर है, डी डबल हुआ है तो ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा बेटा। हमें बार बार पुरानी बातें थोड़ी नहीं रिवाइज कराऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है 52 में क्वेश्चन लैंग्वेज है कि अ वायर इज कैरिंग करंट, इज इट चार्ज्ड, क्वेश्चन पढ़ रहा था मैं, इधर रखा हुआ है, अ वायर इज कैरिंग करंट 52, वायर में करंट जा रही है, इज इट चार्ज्ड, ये कोई जरूरी नहीं होता। सुन लीजिए, अब करंट होना और चार्ज होना तो अलग अलग बातें होती हैं, सुन लीजिए मेरी बात, करंट होना और चार्ज होना अलग अलग। पता है चार्जिंग किसे बोलते हैं, चार्जिंग बोलते हैं जब किसी सिस्टम पर या बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो एक्सिस में हो या कम हो, बैलेंसिंग में नहीं हो, या तो कोई बॉडी अपने में से इलेक्ट्रॉन दे दे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, या इलेक्ट्रॉन ले ले नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। लेकिन करंट का क्या मतलब है, देखो करंट का मतलब ये है उसमें जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है बस वो फ्लो होने चालू हो जाते हैं, वो कम ज्यादा नहीं होते। करंट होना और चार्ज, ये बेटा अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता होता, साइंस पढ़ लेते हैं। सुनिए, करंट वर्ड का मतलब ये होता है, अगली मीटिंग में नहीं आना, टेंशन मत लो,
मन कर रहा है? मन कर रहा है अगली मीटिंग में? अगली मीटिंग में जिसको डाउट पूछने वो आ जाना, मैं आ जाता हूं। जिसको डाउट पूछने हो माइक फाइक ऑन